हेलो एवरीवन। आप राम मनोहर लोहिया चैप्टर 2 आपके सिलेबस का उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस ऑलरेडी आप देख चुके हैं। आज हम एक और अगला 16 नंबर का क्वेश्चन राम मनोहर लोहिया जी के राजनीतिक विचार, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 16 मार्क्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से पार्ट 1 वीडियो में ले चलती हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि राम मनोहर लोहिया जी एक समाजवादी थे, यानी कि समाज में समानता की बात करते थे, वर्ग विभेद खत्म करने की बात करते थे, और ख़ास तौर पर मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारों का उनका बहुत अधिक प्रभाव रहा है उनके ऊपर। तो आप पिछले सेम में भी आपने बहुत से ऐसे विचारक पढ़े होंगे जो कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित थे या फिर गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। तो उनके कुछ कुछ जो आइडियाज़ थे उनसे काफ़ी मैच करते आइडियाज़ आपको इसमें लिखने हैं। अगर हम पहले इनके राजनीतिक विचार की बात करें तो इनका पहला राजनीतिक है राजनीतिक विचारों में है सबसे पहला समाजवाद संबंधी विचार, क्योंकि ये बहुत बड़े समाजवादी थे। तो समाजवाद संबंधी विचारों को हम इसमें पढ़ेंगे, और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नवीन समाजवाद, न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट इनका, और 6 सूत्री कार्य योजना 6 फॉर्मूला प्लानिंग जो थी इनकी, ये 2 इंपॉर्टेंट है समाजवादी विचारों में, और 6 नंबर के क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने कार्ल मार्क्स और गांधी दोनों के सिद्धांतों को मिलाकर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन करते हुए समाजवादी विचारधारा को लोगों के सामने रखा। और ये जो नई जो लोहियावादी विचारधारा उन्होंने रखी, इसका नाम दिया उन्होंने नवीन समाजवाद। और नवीन समाजवाद में वो 3 मुख्य बातें कहते हैं कि सभी उद्योगों, बैंकों, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो, यानी कि वो राष्ट्र के नाम हो, उन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, यानी पूंजीवादी व्यवस्था के वो बहुत अधिक खिलाफ थे। दूसरा वो पॉइंट नवीन समाजवाद में कहते हैं कि समस्त संसार में जीवन स्तर का सुधार होना चाहिए और एक विश्व संसद बननी चाहिए, तीसरा पॉइंट। और इसके लिए विकेंद्रीकरण पर भी वो जोर देते हैं। तो नवीन समाजवाद और 6 सूत्री कार्य योजना के आधार पर ही मैं अगले जो इसी के अंदर पॉइंट्स आने वाले उनको डिस्कस करूंगी। 6 सूत्री कार्य योजना में पहली बात वो रखते हैं इक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज में समानता होनी चाहिए, जहां तक संभव हो सके समाज में समानता की स्थापना करना, धर्म, जाति, रंग, नस्ल भेद, वर्ग भेद के आधार पर किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, समाज में पूरी तरह से समानता हो। पहला उनका जो था 6 सूत्री कार्य योजना का पहला कार्य। दूसरा वो कहते कि रहन सहन का स्तर समस्त विश्व में एक समान हो, और राष्ट्रों के मध्य जितने भी अलगाव की भावना आ गई है, आपस में मन मुटाव की भावना आ गई है, वो खत्म होनी चाहिए। तीसरा वो कहते हैं कि समाजवाद को स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को मत का अधिकार दे देना चाहिए जो 18 प्लस हैं या जो भी एज निर्धारित की है सरकार ने, वो मताधिकार उनको जरूर मिलना चाहिए। जैसे भारत में कर रखा है 18 प्लस को सभी के को मत का देने का अधिकार है, किसी गरीब, अमीर, जाति, धर्म के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया गया है। फिर कहा गया है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे विश्व का नागरिक एक विश्व संसद की स्थापना करेगा। जैसे कि संसद में होते हैं ना कि हर राज्य की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सांसद चुनकर जाता है, इसी तरह से ये कहते हैं कि एक विश्व संसद होनी चाहिए जिसमें देश जो सदस्य के तौर पर हिस्सा लेंगे, सांसदों के तौर पर हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो विश्व संसद का निर्वाचन होना चाहिए, इस पर वो बल देते हैं, जो कि क्या करेगी, विश्व का संचालन करेगी। जैसे कि देश में केंद्र सरकार है, देश में वो सरकार देश का संचालन करती है, देश में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती है, उसके विकास की बात करती है। इसी तरह से विश्व संसद जो होगी विश्व का संचालन करेगी, विश्व का विकास करेगी, और उसकी सुरक्षा के लिए सेना की व्यवस्था भी विश्व संसद ही करेगी। चौथा, वो अपने समाजवादी संबंधों में 6 सूत्री कार्य योजना के अंतर्गत कहते हैं कि सरकारी शोषण को रोकने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करें। संवैधानिक साधन कौन से होते हैं, वो जो संविधान के अनुसार सही है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना, शांतिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल करना, अहिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल करना, जैसे कि गांधी जी करते थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करते थे, भूख हड़ताल करते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, धरने देते थे। ये सारी चीज़ें संवैधानिक साधनों के अंतर्गत आती है। अगर सरकार शोषण करती है, निरंकुश सरकार है, अत्याचार लेकर आती है, तो क्या करे, संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करे, किसी भी हिंसात्मक साधन का इस्तेमाल ना करे। तीसरा पॉइंट है समाजवाद की स्थापना लोकतांत्रिक विधि से ही संभव हो सकती है, ये एक
इंपॉर्टेंट है कि समाजवाद अगर स्थापित करना है तो पांचवा इंपॉर्टेंट कार्य कर लो कि लोकतंत्र को लेकर आना है, देश में लोगों का शासन लेकर आना है, लोग जहां पर अपनी स्वतंत्र बात रख सके, अपने विचार रख सके, ऐसा समाज लेकर आना है, वही समाजवादी होगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं नहीं होंगी, तो वो समाजवाद ना होकर वो एक निरंकुश और तानाशाही सरकार को जन्म दे देगा। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि विश्व सुरक्षा समाजवाद से ही संभव है। कहते हैं कि अगर विश्व में सुरक्षा लेकर आनी है, विश्व में हो रहे जितने भी वॉर हैं, विश्व में हो रहे जितने भी अलगाव हैं, देशों के बीच आपस में युद्ध चल रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए समाजवाद को लेकर आना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने जिस तरह से समाजवाद को देश से ही नहीं, एक समुदाय या समाज से ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व से जोड़ दिया है, तो ये इनके समाजवाद संबंधी विचार है। अगला हम राज्य संबंधी विचार करेंगे, व्यूज अबाउट द स्टेट। स्टेट यानी कि आपको पहले बता दिया, स्टेट का मतलब हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट नहीं है। राजनीतिक विज्ञान में राज्य का मतलब एक देश से लिया जाता है, उस देश की सरकार, शासन व्यवस्था से लिया जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आप सबसे पहले पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया का चौखंबा सिद्धांत। एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है, आपकी बुक में नहीं दे रखा है, इसलिए मैं इसको अलग से डिस्क्राइब कर रही हूँ। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें अलग से ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चौखंबा सिद्धांत क्या है, पीसीएस में, एचपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट नॉट ओनली फॉर योर सिलेबाई। चौखंबा सिद्धांत यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पिलर्स, ये कहते हैं कि 4 स्तंभों पर आधारित राज्य बनना चाहिए, जिसमें सबसे पहला स्तंभ होगा गांव उस राज्य के, फिर होंगे मंडल, फिर होंगे प्रांत, और फिर होंगे केंद्र सरकार। तो इस तरह से 4 पिलर्स होंगे, 4 खंबे होंगे राज्य के, उनकी स्थापना की जाएगी, उन्हें एक सूत्र में बांध कर रखा जाएगा। और अगर सत्ता का ऐसा नहीं है कि विभाजन सबसे ऊंचे स्तर पर केंद्र सरकार के पास होगा, यानी कि प्रधानमंत्री के पास ही नहीं होगा सत्ता का केंद्र, बल्कि गांव में भी सत्ता होगी, मंडलों में, प्रांत, सब में बंटी हुई होगी। कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, देश अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ऐसा कोई पद सोपान नहीं होगा, ऐसा कोई पीढ़ी नहीं बना दी जाएगी, कोई सीढ़ी नहीं बना दी जाएगी कि सबसे ऊंचे स्तर पर प्रधानमंत्री फिर मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको इक्वली राइट होगा। गाँव में जो गाँव का मुखिया है वो गाँव के भले की बात करेगा, मंडल में, प्रांत में, केंद्र में, इस तरह से अलग सभी को प्रभु सत्ता दी जाएगी, सभी को समान तौर पर सत्ता दी जाएगी। तो इस तरह से लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा, उनका ये मानना था। इसके अलावा लोहिया जी महत्वपूर्ण विचार ये रखते कि चलो ठीक है, चारों में आप समानता ला दीजिए, समाजवाद ला दीजिए, सभी को समान तौर पर सत्ता करने का अधिकार दे दीजिए, लेकिन फिर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि केंद्र के पास रक्षा, देश की सुरक्षा को रखने का मामला जरूर होना चाहिए। विदेशी मामले भी आप केंद्र सरकार को ही दो, पुलिस जो है वो केंद्र सरकार को दो, कृषि, शिक्षा आदि संभालने के सारे काम केंद्र सरकार को दिए जाने चाहिए। आप कहोगे कि ये क्यों नहीं गांव को? सोचो अगर किसी देश पर आक्रमण होता है तो वो गांव अकेला क्या कर पाएगा किसी दूसरे देश से लड़ने के लिए? केंद्र सरकार यहाँ पे एक ऐसी यूनिट होना जरूरी है जो तुरंत एक्शन ले सके। सोचो इस लाखों गांव जो है इस देश के कैसे एक साथ युद्ध का निर्णय ले पाएंगे। मान लो कि कोई कंट्री भारत पर आक्रमण करती है और वो डिसीजन तो तुरंत लेना होगा ना। तो ऐसे में सहमति बनाने में ही गांव में बहुत बड़ी समय निकल जाएगा। ऐसे में केंद्र के पास जो है ये महत्वपूर्ण जो है मामले जरूर होने चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं जिला और गांव में राजस्व विषय यानी कि आर्थिक जो धन संबंधी है ना वो सारे जो है जिलों और गांव को ही देने चाहिए, उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के पास कुछ नहीं होना चाहिए। वर्तमान में उल्टा है, हमारी केंद्र सरकार ही बजट लेकर आती है, एलोकेशंस करती है पैसे का, स्टेट गवर्नमेंट फिर आगे एलोकेशन करती है, बांटती है राजस्व को। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिलों और गाँव को पूरी तरह से आर्थिक मामलों में जो जितना भी कर कैसे लगना है, कर का पैसा कितना आना है, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, तो एक तरह से राजस्व का पूरा विषय जो है वो जिलों और गांव में ही दे देना चाहिए। इसके अलावा जो डीसी होते हैं, जिलाधीश होते हैं, डीएम भी जिन्हें बोलते हैं, वो पद समाप्त ही कर देना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। और वैसा क्यों मानते थे? उन्हें लगता था कि ये जो पद है ये अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये गुलामी का प्रतीक है और ये एक तरह से जिले में पूरी सत्ता का केंद्र है।
पूरा जिला इसके अनुसार चलता है, तो ये अपने आप में ही अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है, तो जिलाधीश का जो पद है समाप्त कर देना चाहिए। तो ये उन्होंने राज्य संबंधी अपने विचार रखे चौगंभा सिद्धांत के कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर के अंतर्गत। फिर देखिए इंपॉर्टेंट से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक बार ये समझा देती हूँ। हालांकि आप ये ऑलरेडी जयप्रकाश नारायण से बहुत अधिक मैच करते हैं, तो इनको बहुत डीप में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लोकतंत्र संबंधी विचार, आपको लोकतंत्र का मीनिंग भी पता है, लास्ट सेम में आपको बहुत बार बताया भी गया है। तो लोकतंत्र संबंधी विचार जो जयप्रकाश नारायण के थे, वैसे ही कुछ विचार इनके हैं। इनका मानना था कि व्यक्ति का महत्व उसकी स्वतंत्रता से है, जो कि क्या है, लोकतंत्र में सबसे अधिक मिल सकती है। राज्य या सरकार के हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता लोकतंत्र में, और समाजवाद पूरी तरह से लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है। भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, ये सारी सुरक्षित रहती है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र बहुत अधिक जरूरी है समाजवाद के लिए, राजनीति के लिए। तो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार है उनका, आइडियाज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। फिर उनका एक महत्वपूर्ण एक और विचार आ जाता है, वो है स्वतंत्रता संबंधी विचार, लिबर्टी रिलेटेड आइडियाज़। ये भी आप जो अभी तक पढ़ते आए हो स्वतंत्रता संबंधी विचार, वैसा ही है, मैच करता है, कुछ अलग से डिफरेंट है नहीं लोहिया जी के इस विचारों में। स्वतंत्रता को जैसे आप पसंद करते हो वैसे लोहिया जी पसंद करते, तो बहुत आपने भी इसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, और राज्य के हस्तक्षेप की कम से कम बात करते हैं, और कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी संभव है जैसे भाषण की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता, ये सब मिल सके। स्वतंत्रता को 3 रूपों में देखते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति का अपने डिसीजन, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति को किसे चुनना है, कहाँ वोट डालना है, उसे इलेक्शंस में खड़ा होना है नहीं होना, ये सारी स्वतंत्रता। और फिर आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि आर्थिक तौर पर वो गुलाम ना हो। इन तीनों को सुरक्षित बनाए बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है, और न ही स्वतंत्रता का आनंद उठाया जा सकता है। वो भाषण की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाने के समर्थन में थे, लेकिन दूसरी स्वतंत्रताओं में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का वो विरोध करते हैं। तो इस तरह से स्वतंत्रता संबंधी विचार, ये जो मैंने अभी आपको बताई, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इतना कुछ लोहिया जी ने इसके बारे में बताया है। समानता संबंधी विचार जो है, यानी कि किसी से रंग भेद, धर्म, जाति आधार पर किसी प्रकार का विभेद ना करना। समानता के विचार, समानता का वो बहुत अधिक समर्थन करते हैं। वह समानता को व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रथम शर्त मानते थे, क्योंकि समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। वो समाजवाद को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि समाजवाद समानता और संपन्नता का दूसरा नाम है। समानता की स्थापना में यदि स्वतंत्रता कुछ हस्तक्षेप के लिए कुछ हस्तक्षेप लगाना आवश्यक है, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि समाज में समानता की स्थापना नहीं होती तो किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत जरूरी है कि समानता आए इस देश में। फिर विकेंद्रीकरण से संबंधित विचार, मैं इसमें ज़्यादा आपको डीप में नहीं बताऊंगी। विकेंद्रीकरण का आपको अच्छे से मतलब पता है कि सत्ता और शक्ति का केंद्र कोई एक व्यक्ति या लोगों का समूह ना होकर सत्ता और शक्ति लोगों के बीच बटी हुई होनी चाहिए। प्रत्येक अंतिम व्यक्ति उस देश के पास शक्ति होनी चाहिए देश की शासन में भागीदारी करने के लिए। तो लेकिन विकेंद्रीकरण से संबंधित विचारों को मैं आपको 1 मिनट में समझाना चाहूँगी कि विकेंद्रीकरण से संबंधित विचार में वो सबसे पहले गांधीवादी विचार पर आधारित आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारत के पास देखो स्वतंत्रता के बाद इतने संसाधन तो है नहीं कि वो बड़े बड़े कारखाने, उद्योग अपने दम पर लगा सकें। इसलिए सरकार को जो लघु, कुटीर, घरेलू उद्योग हैं उनकी स्थापना करनी चाहिए, जैसा कि गांधी जी चाहते थे। उनको प्रमुखता देकर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, और यही आर्थिक विकेंद्रीकरण है। वास्तव में यही आर्थिक, इससे व्यक्ति क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। व्यक्ति के पास धन आएगा, संपत्ति आएगी, तो वो जो है उसके पास अन्य स्वतंत्रताएं अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो गांधीवादी विचार पर आधारित आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। दूसरा वो विकेंद्रीकरण कहते हैं विधायी विकेंद्रीकरण, यानी कि जो भी सदस्य चुनकर गए हैं लोग, आम लोगों को द्वारा, चाहे वो विधायक है, सांसद है, कोई भी है, जो भी चुनकर गए हैं
वो आगे जाकर लोगों की बात करें। ये मैंने जो है इनके लाइफ हिस्ट्री वाले 2 पॉइंट आपको बताए थे, जनवाणी दिवस का आरंभ और हिंद किसान पंचायत का निर्माण। वो इसी आधार पर करते हैं कि विधायक जो होंगे वो लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे, ना कि बढ़ाने का। इसके लिए दिन डिसाइड होंगे। ग्राम पंचायतों, जिला संस्थाओं को भी विधायी अधिकार दिए जाएंगे। केवल बड़े बड़े विधायकों के पास ये अधिकार नहीं होंगे, छोटे स्तर पर भी विभिन्न सरकारी संस्थाएं होंगी, उनको अधिकार दिए जाएंगे कानून बनाने संबंधी। तो इस तरह से विधायी विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। इसके अलावा जो राजस्व यानी कि धन से संबंधित बात करते हैं कि राज्य को जितनी भी कुल आय प्राप्त होती है उसका 1/3 भाग गांव और जिला संस्थाओं को सीधे दे देना चाहिए, उसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये उनके विकेंद्रीकरण संबंधित विचार है। तो आज हम 6 पॉइंट कर लेते हैं, बाकी पॉइंट अगले वीडियो में आपको करवाए जाएंगे।